Assalamualaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. बेटा आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। हाँ, हमने स्टार्ट किया हुआ है इनहेरिटेंस वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक। इनहेरिटेंस जेनेटिक्स से बात स्टार्ट हुई थी, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस की। हेरिडिटी वो करेक्टर हैं जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। और इनहेरिटेंस ये वो प्रोसेस है जिनसे जिनसे हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म होती है। वेरिएशंस वो स्मॉलर डिफरेंसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम को, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होंगे। क्रोमोसोम ट्रम सही नहीं है, क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज नहीं होते, ठीक है, वो कलरलेस बॉडीज हैं। लेकिन ट्रम पॉइंट हो गया था बाय वैल्टर फ्लेमिंग, तो अब ये चल रहा है। उन्होंने डाई यूज की थी प्रिकिन एनाइलिन, ये आपको चीजें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम की हमने टाइप्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, किसी गिविंग इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं। हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स बन जाएंगे। अच्छा, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स। जीन्स को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। जीन्स को यानी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो खास डीएनए की सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के लिए कोड करे उसे जीन कहा जाता है। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं? अलील एलोमॉर्फ भी कहा जाता है उसे, ठीक है। उनकी बात आगे की जाएगी। इनके बाद हमने क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन स्टार्ट की थी। ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन ये इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है। वो इस प्रोटीन को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी और जो है कि ये कॉइल हो रहे होंगे, सुपर कॉइल हो रहे होंगे, क्रोमेटिन फाइबर मिल रहा होगा और क्रोमोसोम बनेगा फाइनली। जब कभी हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल के ऊपर डीएनए की स्ट्रेंथ आ जाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम फर्दर सुपर कॉइल होगा, क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा और क्रोमेटिन फाइबर से फाइनली हमें हमारा बिलव्ड क्रोमेटिन नेटवर्क मिल जाएगा। वही ब्रेक हो रहा होता है, क्रोमोसोम्स मिल रहे होते हैं। ये बातें हमने कर ली थी। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था डीएनए रेप्लिकेशन। हमने डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर भी देख लिया था। मैंने आपको बताया था डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। इन्होंने जो है एक्सरे टेक्निक को यूज करते हुए, एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज करते हुए डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। एक्सरे डायफ्रैक्शन ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम गिविंग स्पेसिमेन पर एक्सरेज फॉल करवाते हैं। वो एक्सरेज जब रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म पर उनका इमेज वगैरह जनरेट किया जाता है। ये टेक्निक है ना, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी कहलाती है, जो उन्होंने यूज करी थी। डिटेल नहीं है, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वाटसन एंड क्रिक को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने जो है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने बताया था, इन्होंने कुछ फीचर्स बताए थे डीएनए के इस स्ट्रक्चर के। इन्होंने कहा था डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। इसके अंदर 4 तरह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनके अंदर एडेनिन होगा, कुछ के अंदर थाइमिन होगा, कुछ के अंदर साइटोसिन होगा और कुछ के अंदर ग्वाइनिन होगा एज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हमेशा एडेनिन के सामने कौन सा आएगा? टी वाला थाइमिन, और सी के सामने जी वाला। ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दी थी, बताई थी इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग्स पाई जाती है, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग? इन्होंने वेरी गुड, कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। जब किसी गिविंग न्यूक्लियोटाइड पर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं ना, पेंटोस शुगर पर जब कोई बेस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इसी तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसी तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए, डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। जब किसी पेंटोस शुगर पर आकर के नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे ना, तो वो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से जब दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है फोस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग हमने पढ़ ली थी। अच्छा, इनके जो मॉडल था, एक तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में बताया, बॉन्डिंग के बारे में बताया। इन्होंने बताया एक साइड जो है वो 3 प्राइम एंड होगा, दूसरा साइड 5 प्राइम एंड होगा। इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी। देखिए ऐसा होता है जी,
जी जी जी, 3 और 5 वाला देखें। आपको याद रखना है डीएनए के किसी भी साइड पर जो कार्बन फ्री होगा वो उसका प्राइम एंड होगा। अगर किसी गिविंग साइड में 5th कार्बन फ्री है तो वो 5 प्राइम एंडिंग हो जाएगी। किसी गिविंग साइड में 3 वाला कार्बन फ्री है तो 3 प्राइम एंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, काउंटिंग हमेशा जहां पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है वहां से स्टार्ट होगी। कार्बन 1 2 3 4 5 ये फ्री है। अगर ये फ्री होगा तो 5 प्राइम एंडिंग, ठीक है। और इसको देखो, ये न्यूक्लियोटाइड उल्टा होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है इसको उल्टा, अगर दोनों को आपस में बॉन्डिंग बनानी है तो उसको एक चेन जो होगी दूसरी चेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन में उल्टी होगी, ठीक है। इस कंडीशन को एंटी पैरेलल कहते हैं। अगर पैरेलल होती तो दोनों एक दूसरे के जो है कि हुबहू कॉपीज होती है एक दूसरे की, ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे की कॉपीज नहीं होती, पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं। इस तरीके से आ रही है बातें समझ में। तो दूसरी जो एंडिंग है उसकी न्यूक्लियोटाइड भी उल्टे बनेंगे। अगेन जो हमारी काउंटिंग है वो स्टार्ट नाइट्रोजन बेस से होगी, 1 2 3, यहाँ पर 3 प्राइम है, 3 वाला कार्बन फ्री है तो ये 3 प्राइम एंडिंग है। जी जी जी, बॉन्डिंग भी डिफिकल्ट हो जाती और एंडिंग इनकी सेम होती है, बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन बेस आमने सामने ही नहीं आती एक दूसरे के। ये बात आपके समझ में आ रही है। 3 प्राइम एंडिंग, राजा बेटा आप बता सकते हो 3 प्राइम एंडिंग कौन सी होगी? जी 5 प्राइम एंडिंग, 3 प्राइम एंडिंग कौन बताएगा? जी, और 3 वाला कार्बन फ्री होगा, 5 वाली एंडिंग कौन सी होगी? ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये बातें तो हमने की थी, ये बातें हमने पहले कर ली थी। एक रूल भी मैंने आपको बताया था, कौन सा था वो रूल? 4 गैप रूल। वेरी गुड, 4 गैप रूल के अकॉर्डिंग कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा वही थाइमिन होगा और जो अमाउंट ऑफ साइटोसिन है वो ग्वानिन होगा। से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि एडेनाइन 20% है तो थाइमिन 20% होगा। वेरी गुड जी, आप बताएंगे। देखें, एडेनाइन 20% है तो थाइमिन कितना होगा? बकाया कितना बचा? 100 में से 100 में से कितना बचा? 60%। ये दोनों 30% हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक नाइट्रोजनस बेस दे करके वो सबका अमाउंट पूछ लेगा 4 गैप रूल के अकॉर्डिंग। ये कुछ फीचर्स थे, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यानी ए के सामने टी, सी के सामने जी। बॉन्डिंग के बारे में बताया, देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, देयर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग एंड देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नंबर 3 4 गैप रूल उन्होंने बताया। नंबर 4 उन्होंने 3 और 5 प्राइम एंडिंग बताई, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के बारे में बताया। ये कुछ फीचर्स थे उनकी जो है कि उनके स्ट्रक्चर के, डीएनए का जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया। अच्छा, उनके डीएनए के इस मॉडल की खासियत ये भी थी कि उन्होंने डीएनए की कॉपीज किस तरीके से बनती हैं वो भी डिफाइन की थी। उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी बात की थी। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब जो नई स्ट्रैंड बनेंगी उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी वाली होगी और एक नई। देखें, ये इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन थी कल। देखें, ये वाली सबसे पहले डीएनए को कॉपीज बनाने के लिए डीएनए को अनवाइंड होना पड़ता है, वो डिटेल से हम पढ़ते हैं। डीएनए अनवाइंड हो गया, ये वाली स्ट्रैंड फ्री हो गई। अब इससे न्यू स्ट्रैंड बनेगी। से फॉर एग्जांपल न्यू स्ट्रैंड बन गई ये ग्रीन कलर की, ठीक है, ये ग्रीन कलर की बन गई न्यू स्ट्रैंड। और से फॉर एग्जांपल इसमें है ही तीन न्यूक्लियोटाइड ए, टी और जी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये यहां से रिलीज हो जाएगी, ये वाली स्ट्रैंड ए, टी और जी। अब ये अपनी न्यू स्ट्रैंड खुद से बनाएगी, ये अपनी न्यू स्ट्रैंड खुद से बनाएगी जिसके अंदर सीक्वेंस क्या होगी बेटा? टी ए जी, और यहां पे भी सीक्वेंस ये तो है टी सी सी सी, ठीक है। तो ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस में कोई फर्क है? नहीं। तो ऐसे ही होता है, डीएनए जब कॉपीज बनाता है ना, एक स्ट्रैंड तो न्यू होती है, दूसरी स्ट्रैंड वही पेरेंट वाली ही होती है। इस कंडीशन को हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं कि कॉपीज तो बनी लेकिन आधी नहीं, आधी वही की वही पुरानी। ये बात आपके समझ में आ रही है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव जी। कंजर्वेटिव ये साइटोप्लाज्म से है, साइटोप्लाज्म में भर के मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड। नहीं, ये हमने कब कहा कि उसी के न्यूक्लियोटाइड होंगे? हमने कहा उसके बिल्कुल वैसी ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो। नहीं आई उन जैसी है ना, फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं है, इस वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जल्दी से देखते हैं, पढ़ा लें आगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है डीएनए। अच्छा, डीएनए मैंने कल भी बताया था, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है जिसमें डीएनए की कॉपीज बन रही होती हैं,
ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी प्रोटीन्स और बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विच रिक्वायर मेनी एंजाइम एंड मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंजाइम कौन से होंगे? हमारा बिलव्ड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, नाम बता रहा हूं, फिर इनके काम भी देखेंगे, हेलिकेज और डीएनए गायरेज। प्रोटीन कौन सी होंगी? ये प्रोटीन याद रखनी है, जालिम प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBPS, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म भी इनकी सामने लिखी हुई है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए होता क्या है, सबसे पहले स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। आपको पता है डीएनए जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, डीएनए इस फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। इन दोनों को अनवाइंड किया जाएगा, खोला जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है जी, इनको ओपन किया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे ना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के फॉर्म होने के बाद अब इनको अगर अनवाइंड किया है तो इनमें टेंडेंसी होती है ये कंबाइन भी हो जाएंगे वापसी, तो इनको कंबाइन ना होने दिया जाए इसके लिए मौजूद होती है ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जी अगर कंबाइन होंगी तो हम डीएनए कैसे बनाएंगे नया वाला? नया डीएनए बनाने नया डीएनए बनाने के लिए नया डीएनए बनाने के लिए नया डीएनए बनाने के लिए लाजमी होता है कि नया डीएनए बनाने के लिए लाजमी होता है, मैं क्या बता रहा था कि डीएनए अनवाइंड होने के बाद उसमें टेंडेंसी है कि वापसी रिवाइंड हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। उसको रिकॉइल नहीं होने देना, रोकना है, जुल्म करना है, और वो जुल्म करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों स्ट्रैंड्स को मिलने से रोका जाएगा, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसको रोकेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेंगे? अगर हमें कॉपीज बनानी है और ये दोनों कंबाइन हो गए तो कॉपीज कैसे बनाओगे? नहीं बेटा, ठीक है, ये प्रोटीन ये कैसे होगी, ठीक है ना, तो बड़ा लाजमी होता है। अच्छा, अब ये अनवाइंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गई, अटैच हो गई, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट होगी आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर एक खास सीक्वेंस होती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को बताएगी कि आपको किस तरीके से डीएनए सिंथेसाइज करना है, ठीक है। आरएनए प्राइमर एक खास सीक्वेंस किस तरीके से सिंथेसाइज होगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद एलोंगेशन का मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड आ रहे होंगे, न्यू स्टेट सिंथेसाइज हो रही होगी। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि मिस्टेक वगैरह अगर हुई है तो वो चेक किया जाएगा। इसकी बात अगले लेक्चर में हम डिटेल से और भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू राजा बेटा।